और काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट के पास पहुंच रही है। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो काइंडली एक दफ़ा डिसकनेक्ट करके अगेन इसको कनेक्ट करें, तो होप कि आवाज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। सर ज़ियाउर रहमान साहब का क्वेश्चन आया है कि क्या आर स्टूडियो सफिशेंट है कि हम विदाउट एनी कोडिंग कोई डाटा एनालिसिस कर सकें। सर एक्चुअली आर और आर स्टूडियो ये सेम चीज़ें हैं। मैंने लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा अटेंड किया हो तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है, गाड़ी का फ्रेम है। चलाना हमने आर को ही है। देखें ना, तमाम गाड़ियों का इंजन, उसकी जो बेसिक फंक्शन है इंजन का या इंजन का मैकेनिज़्म है वो सेम है। हम गाड़ी की बॉडी चेंज करके, मसलन मेहरान है, टोयोटा है या डिफरेंट गाड़ीज़ हैं, तो वो गाड़ियों को जस्ट उसका ढांचा चेंज होता है, लेकिन उसका जो मैकेनिज़्म है, वर्किंग, वो सेम है ना। सेम यहाँ पे भी आर जो है ये हमारा इंजन है गाड़ी का। आर स्टूडियो हमारे पास ढांचा है, हमने ढांचे में बैठ के गाड़ी चलानी है, लेकिन चलाना हमने इंजन को ही है। यानी हमें यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सर आप परेशान ना हो, आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे और आप देखेंगे कि ये तो बहुत आसान है। ये तो दूसरे जो पैकेजेस हैं SPSS से भी आसान है यूज़ करना, इसको मिनी टैब से भी आसान है इसको यूज़ करना। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम जो है वो कोडिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान काम है सर, और इंशाल्लाह तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो होपफुली के 3rd या 4th क्लास के बाद इस पे डाटा एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। तो और किसी का क्वेश्चन? अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने की थी जो आर की स्क्रीन थी 4, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। जी सर, तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं ना? क्लास स्टार्ट करें। काइंडली कंफर्म करें तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं क्लास के लिए। लैपटॉप ओपन है सबका, आर स्टूडियो ओपन कर लिया है। अगर अभी तक आपने आर स्टूडियो ओपन नहीं किया तो काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। जी सर, मैं आपको डाटा भी सेंड करूँगा। जस्ट अभी क्लास क्लास स्टार्ट होती है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। पहले आज कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी समझने वाली हैं। ये नीलम का क्वेश्चन है कि मेरा जो है आर स्टूडियो डाउनलोड नहीं रहा। काइंडली क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। आपने इसको इंस्टॉल किया था, अब वो आपको शो नहीं हो रहा या अनइंस्टॉल हो चुका है?
शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको आर स्टूडियो शो नहीं हो रहा तो आप जस्ट यहाँ पे आएँ, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? अच्छा, इंस्टॉल नहीं हो रहा। आपने जो लास्ट क्लास अटेंड की थी और उसमें मैंने कहा था कि आपके पास पूरा वीक है, आप पूरा वीक इस पे प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो तो किसी भी दिन आप मुझसे जो है ना वो मैसेज या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। तो अगर आप मुझे काइंडली 1 घंटा पहले भी बता देते तो मैं आपको अभी इंस्टॉल करवा लेता। तो अभी जस्ट अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कोई एरर आ रहा है या आपको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा? सर काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें एक दफ़ा कि तमाम के पास आर और आर स्टूडियो दोनों आपके लैपटॉप में मौजूद हैं। यस, आई थिंक कि जस्ट जो है ये नीलम के पास नहीं है। अच्छा मैडम नीलम, काइंडली आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जस्ट मैडम नीलम काइंडली आंसर कीजिएगा। चैट पे आंसर कीजिएगा। नो आंसर। चलिए फिर ऐसा कीजिएगा कि आपका अभी आंसर भी नहीं आ रहा तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में जो है ना फर्स्ट क्लास जब ख़त्म होगी तो हम 5 मिनट की ब्रेक करेंगे। 5 मिनट की ब्रेक में जो है ना वो मैं आपको आर जो है वो इंस्टॉल करवा दूँगा, ठीक है। आप जब तक हमारे साथ वीडियो अटेंड करें, देखें स्टेप सारे, ऑब्ज़र्व करें इनको, और जो स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं ये स्टेप आप फिर जो है वो बाद में वीडियो देख के इसको रिपीट कर लीजिएगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो को ओपन कर लें। आर स्टूडियो को ओपन करने के बाद हम एक दफ़ा ये जो हम लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट 2-3 मिनट में, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएं हमें। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो आर स्टूडियो की स्क्रीन्स के बारे में। 4 स्क्रीन है आर स्टूडियो के अंदर, स्क्रीन 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे काइंडली जिस स्टेप पे आपको कोई समझ ना आए, कोई स्टेप मिस हो जाए या मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ हो, तो काइंडली उसी स्टेप पे आप मुझे जो है ना चैट पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको जो है वो स्टेप रिपीट करवा दूँ। अच्छा, स्क्रीन नंबर 1 ये हमारे पास थी, इसको हमने, इसका एक और नाम हमने दिया था स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन मैं टाइप कर देता हूँ। इसको हमने स्क्रीन नंबर 1 कहा, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 हमारे पास जो है ये स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीन नंबर 2 हमारे पास है कंसोल, ठीक है। स्क्रीन नंबर 3 है हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट।
और स्क्रीन नंबर 4 जो है ये हमारे पास पैकेजेस वाली फ़ाइल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। स्क्रिप्ट फाइल, कंसोल, ग्लोबल इन्वायरमेंट और पैकेजेस। यहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर होगा और अब तमाम पार्टिसिपेंट को ये आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास स्क्रीन कौन कौन सी हैं और इनके काम क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने लास्ट लेक्चर में फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया था या नहीं सीखा था। एक्सेल की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया था या नहीं सीखा था। नो सर, ठीक हो गया। अच्छा, होप ये तमाम ये जो 4 स्क्रीन है ना, इनके नाम और काम तमाम पार्टिसिपेंट को आते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रीन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। स्क्रीन नंबर 2 यानी स्क्रिप्ट का जो आंसर होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा स्क्रीन नंबर 2 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारा जो डाटा सेट है, जो एक्सेल की फ़ाइल हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगी। थर्ड, यहाँ पे हमारे जो प्लॉट बनेंगे, जो पैकेजेस हमारे होंगे वो शो होंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक प्लॉट और एक पैकेजेस। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं और प्लॉट्स कैसे बनते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो 3 चीज़ों के गिर्द घूमेगी। नंबर 1, वर्किंग डायरेक्टरी। नंबर 2, पैकेजेस। और नंबर 3, बेसिक प्लॉट्स। यानी 3 चीज़ें हम आज सीखेंगे। नंबर 1, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, पैकेजेस क्या होते हैं और बेसिक प्लॉट्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये मैं चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। एज आप एमफिल या एमएससी स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये कंसिडर करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक लेवल पे जाके बताने वाली हैं। और कुछ पार्टिसिपेंट हमारे पास यहाँ पे हैं जो सीनियर्स हैं और आई थिंक कि वो इसको जल्दी पिक कर जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और वो एमएससी, एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए उनके लिए मैं जो है ना ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ आपको, ताकि जो है ना उनको भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं जी आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है? फ़र्ज़ करें आज आप अपने सुपरवाइज़र के रूम में बैठे हुए हैं, आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं और आपको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं और फर्स्ट डे आप अपने सुपरवाइज़र से मिलने गए हैं। सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, आप सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। सुपरवाइज़र एकदम से आपको ना एक चाबी निकाल के देते हैं, एक की निकाल के देते हैं और कहते हैं कि लैब में जाएं, केबन नंबर 11 केबन नंबर है, ये केबन नंबर आपका है। आज से आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपने केबन नंबर 11 में रखनी है, केबन नंबर 11 में रखनी है। तो एक्चुअली वर्किंग डायरेक्टरी भी केबन है, केबन, अलमारी, ठीक है, बॉक्स, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। अब आप जाते हैं, केबन नंबर 11 देखते हैं और उसके बाहर अपने नाम का एक टैग लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब सामने आ रहे हैं, तो डॉक्टर नज़ीर अहमद आपका नाम है और आपने जो
केबन है या अलमारी है उसके ऊपर एक टैग लगा दिया, डॉक्टर नज़ीर अहमद 11th बैच। अब वो आपकी एक वर्किंग डायरेक्टरी बन गई है। आपने अपनी लैब से रिलेटेड, अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस केबन के अंदर रखनी है। आपने अपने जो केमिकल्स यूज़ होने हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने हैं और जो छोटे छोटा ग्लासवेयर, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी रिसर्च के लिए, आपके सुपरवाइज़र ने कहा इनको उठा के आपने उस केबन में रखना है। सेम आर में भी आ जाएं आप। आर पे जब आपने काम करना है तो फर्स्ट काम आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। जब भी हमने आर पे काम करना है तो सबसे पहला काम आपने करना है वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। वर्किंग डायरेक्टरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे चलते जाएंगे आपको सारे फ़ायदे इसके क्लियर होते जाएंगे कि वर्किंग डायरेक्टरी का क्या फ़ायदा है। जिस तरह अगर हमें केबन मिल गया ना, अलमारी मिल गई, तो हमारी कोई चीज़ गुम नहीं होगी, कोई चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होगी। जो हमने काम किया होगा वो सारी चीज़ें जाते हुए हम उसमें संभाल के रख जाएंगे। सेम इसी तरह आर के ऊपर आप जितना काम करेंगे वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता जाएगा, वो आपका काम ज़ाया नहीं होगा। आपको 5 साल बाद भी उस स्क्रिप्ट की, उस कोड की ज़रूरत पड़ी तो वो कोड, वो स्क्रिप्ट आपको आर में से मिल जाएगा अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है, वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, अपना एक केबन बनाया हुआ है आर में। तो होप कि यहाँ तक अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, यानी हमने एक यहाँ पे एक अपनी अलमारी बनानी है छोटी सी। अगर मैं इसको और सादा अल्फाज में बताऊँ ना तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बनाना है। आर की ज़ुबान में उसको वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसको फोल्डर कहते हैं, और बायोलॉजी की ज़ुबान में हम उसको केबन कह लेते हैं, अलमारी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वर्किंग डायरेक्टरी बनानी कैसे आर के ऊपर, आर पे वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनानी है। अभी ये स्टेप तमाम आपने मेरे साथ परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवाऊंगा और वर्किंग डायरेक्टरी बना के दिखाऊंगा, और आपने भी मेरे साथ वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है। चलें जी, रेडी हो जाएं तमाम पार्टिसिपेंट। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आप स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। स्क्रीन नंबर 4 पे आपको शो हो रहा है प्रोजेक्ट, ये कॉर्नर पे ना, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट, जहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट इज़ एम्प्टी। इसकी अगर साइड पे जाएं, यहाँ पे ये कॉर्नर में आपको शो हो रहा है प्रोजेक्ट नॉन, प्रोजेक्ट नॉन। अगर इस पे हम क्लिक करें, यहाँ पे देखें साइड पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, इस एरो पे क्लिक करें। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। अब देखिए मेरे पास ये लिस्ट ओपन हुई है, ये जो मैंने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है ना इस लैपटॉप के ऊपर, वो सारी वर्किंग डायरेक्टरी मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। ये 10th बैच की है, ये 9th बैच की है, ये प्रीमियम बैच की है, वीकेंड बैच की है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मुझे शो हो रही है, क्योंकि अब हमें हमारे सुपरवाइज़र ने चाबी दी है और कहा है कि केबन नंबर 11 था आपका है, और वहाँ पे जाके अपने नाम पे एक टैग लगा दो। हम वहाँ पे आए, यहाँ पे देखें सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें 3 चीज़ें शो हो रही हैं, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों में से किसी को नहीं छेड़ना, हमने आ जाना है न्यू डायरेक्टरी पे, क्योंकि हम नई डायरेक्टरी बना रहे हैं, नई अलमारी हम जो है वो लगा रहे हैं अपनी लैब के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम न्यू रिसर्च स्टूडेंट हैं, तो हम वहाँ पे एक अपने सुपरवाइज़र का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नई रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जी आपका नाम क्या है, यानी हमने जो बाहर अपने केबन के बाहर अपना नाम लगाना है, एक टैग लगा देना अपने नाम का, ताकि कोई और स्टूडेंट आए या कोई और पार्टिसिपेंट आए या कोई और प्रोफेसर आए या कोई और जो है सुपरवाइज़र आए तो उसको देख के पता चल जाए कि ये हमारा केबन नहीं है,
ये फ़लाँ बंदा है या फ़लाँ स्टूडेंट है, ये उसका केबन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं 11th बैच, ठीक है। आप भी यहाँ पे टाइप कर लें 11th बैच। टाइप करने के बाद नीचे ये आपसे पूछ रहा है लोकेशन, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करने के बाद मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप पे ही। मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप पे। आप इसको अपनी मर्ज़ी से सी ड्राइव में भी दे सकते हैं, लोकेशन डी में, जहाँ पे आप इसको इजीली अप्रोच आप कर सकें, इस तक आपको इजीली ये मिल जाए, वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको डेस्कटॉप का ऑप्शन दे दिया। अब मैं इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्रिएट प्रोजेक्ट। जी सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, जैसे मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया ना, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें अब 10th बैच लिखा हुआ शो हो रहा है। 10th बैच लिखा हुआ, सॉरी 11th बैच लिखा हुआ शो हो रहा है। आपके पास भी यहाँ पे 11th बैच लिखा हुआ शो हो जाएगा। आप भी काइंडली सेम यही नेम रखें 11th बैच, क्योंकि हम 11th बैच में हैं, तो 11th बैच इसका नाम रख लें, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो है 11th बैच की वो यहाँ पे सेव होती जाएँ। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट आई है कि इसको दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास स्क्रीन 3 हो जाएंगी। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के बटन के ऊपर, तो आपके पास अगेन जो है वो 4 स्क्रीन्स हो जाएंगी। अच्छा सर, काइंडली अब ये देखिएगा गौर से। फर्स्ट स्टेप है, आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है 11th बैच। आपके पास यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट नॉन। यहाँ पे इसके साथ नॉन के आगे एक छोटा सा एरो का निशान है, इस निशान पे क्लिक करें। इस निशान पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपने चूज़ करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें। फिर आपसे पूछ रहा है आप इसमें से क्या चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट को चूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट का नाम रखें 11th बैच। यहाँ पे डायरेक्टरी नेम है, ठीक है, यहाँ पे लिखें 11th बैच। और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लें, आप किस लोकेशन पे इस बैच को सेव करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे इसे जो है वो केबन को या इस अलमारी को रखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर एट द एंड क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब डेस्कटॉप पे आके कंफर्म कर लेते हैं क्या हमारे पास ये जो डायरेक्टरी बनाई है ये यहाँ पे आ चुकी है या नहीं आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ये वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये मेरे पास 11th वर्किंग बैच यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। तो आपने भी जिस लोकेशन पे ये सेव की है वहाँ पे ये आपको 11th बैच शो हो जाएगा। अब दोबारा आर पे आएँ और मुझे जस्ट कंफर्म कर दें कि आपने ये डन कर लिया है स्टेप कि नहीं किया। सबके पास यहाँ पे 11th बैच शो हो रहा है। और अगर किसी के पास स्टिल कोई इशू है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं रिज़ॉल्व कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, ये मिसबा नज़ीर का है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ।
अच्छा, मैं अगेन इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि इनका भी क्लियर हो जाए। अभी लास्ट पार्टिसिपेंट का एक मैसेज आया था, काइंडली उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। डॉक्टर नईम साहब, सर काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो मिसबा नज़ीर के साथ आप काइंडली अगेन जो है ये इसको रिपीट कर लें, अगर कोई इशू है तो मुझे काइंडली बताएं। अच्छा, स्क्रीन नंबर हम वर्किंग डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? एक फ़ोल्डर है जिसमें हमारा तमाम डाटा सेट या तमाम डाटा, तमाम एनालिसिस के रिज़ल्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। हम जो ग्राफ बनाएंगे वो उसमें सेव होते जाएंगे, जो हम चीज़ें बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे वो उसमें हम उसको सेव करते जाएंगे वर्किंग डायरेक्टरी में। तो वो वर्किंग डायरेक्टरी हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने डाटा जो है वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाटा हमारा जो है वो बिल्कुल महफूज रहता है, सेव रहता है। और अगर हम वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनाते तो कोई डाटा सेट हमारा डी में सेव होता है, कोई जो है वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है, तो हमारी चीज़ें आगे पीछे जो है वो बिखर जाती हैं। तो हमें उनको संभालना, उनको ढूंढना, अरेंज करना, उसमें टाइम जो है वो यूज़ होता है। तो उस मुसीबत से बचने के लिए हम वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 आपको शो हो रही है, ये जहाँ पे शो हो रहा है इन्वायरमेंट इज़ एम्प्टी, इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 3। ये वाली स्क्रीन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये लास्ट ये जो फर्स्ट स्क्रीन है सेकंड कॉलम में जिस पे लिखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 3। यहाँ पे अगर कॉर्नर पे आप आएँ, ये यहाँ पे आपके पास लिखा होगा प्रोजेक्ट नॉन लिखा हुआ होगा आपका, उसके आगे एक छोटा सा एरो का निशान है, उस एरो के निशान पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप के पास एक लिस्ट ओपन होगी जो शो कर रही है डिफरेंट नेम्स और ऑप्शंस। तो आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जो आपसे कह रहा है कि न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी बनानी है, नया फोल्डर बनाना है, नई फाइल बनानी है, नया केबन बनाना जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं न्यू डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट का नाम रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें 11th बैच, और यहाँ पे इसको लोकेशन बता दें कि जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोकेशन इसको बता दें। तो क्या होगा कि ये उस लोकेशन के ऊपर आपका एक छोटा सा केबन या एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। लोकेशन बताने के बाद आपने यहाँ पे करना है क्रिएट प्रोजेक्ट, और आपके पास प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो जाएगा। होप कि अब आपको जो है ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टिल कोई इशू आ रहा है, फिर समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये स्टेप करवा सकता हूँ। अगर क्लियर हो चुका है तो काइंडली डन लिखते हैं ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। जी मिसबा नज़ीर, काइंडली बताइएगा डन हो चुका है। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के पास डन हो चुका है। मिसबा काइंडली बताइएगा आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। बहुत शुक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब हमें सुपरवाइज़र ने छोटा सा काम दिया था और हमने इसमें 20 मिनट लगा दिए हैं। हमें सुपरवाइज़र ने एक चाबी दी और कहा कि ये केबन नंबर 11th आपका है, और उसमें जाके ना चेक कर लो और उसको लॉक कर दो, और उस पर बाहर एक टैग लगा दो 11th बैच, और अपना नाम लिख दो। ये स्टेप तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब अगेन हम वापस अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में आते हैं और उनको बताते हैं कि सर हमने
जो आपने काम बताया था वो हमने डन कर लिया, वो स्टेप आपने डन कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपने क्या रिसर्च करनी है, क्या आप करना चाह रहे हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब का अगेन नाम सामने आ रहा है, तो टॉप पे इनका नाम शो हो रहा है। अच्छा, अगेन हम डॉक्टर नज़ीर साहब से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर नज़ीर साहब जो है ना ये क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मैं एक प्लांट है जिसका नाम है फाइकस, एक प्लांट है फाइकस, उस पर रिसर्च करने जा रहा हूँ। एक प्लांट फाइकस, उस पर मैंने रिसर्च करनी है। तो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ये प्लांट कहाँ पे है। आप कहते हो कि ये यूनिवर्सिटी से बाहर है, तकरीबन ये यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूर ये लगा हुआ है प्लांट, मैंने इसको देखा है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि आप इसके ना फ्रूट और लीव्स तोड़ के लाएं। फर्स्ट डे आपको असाइनमेंट मिल गई छोटी सी। अब जो सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए वो ये है कि आपने अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ से लीफ या फ्रूट तोड़ के लाना है फाइकस का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना डॉक्टर नज़ीर साहब। फर्स्ट स्टेप कि हमें कोई ट्रांसपोर्ट, कोई वे यूज़ करना पड़ेगा जिस वे से हम उस 10 किलोमीटर दूर तक का जो सफ़र है वो तय करें और उन सैंपल्स को उठा के वापस अपने सुपरवाइज़र के पास लेके आएँ। एक तो एग्जांपल ये होगी, ठीक है। ये भी मैं 3 आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ये जस्ट आपको आर की बेसिक समझाने के लिए, ठीक है। आपने ये नहीं परेशान हो जाना कि सर जो है ना हमें बातें सुना रहे हैं, ये बातें नहीं, एक्चुअली ये मैं आपको आर का एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया तो समझ लें कि आप जो है ना वो 90% इसमें कामयाब हो गए। हमें एक वे चाहिए, वे क्या है, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा। अब एक और हमारे पास सर हैं, वो अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं, उनका नाम है, ये सेकंड नंबर पे अनीका मजीद आ रही हैं। तो अनीका मजीद बैठी हुई है अपने सुपरवाइज़र के पास। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या रिसर्च करने चाह रही हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने कोई सोल्यूशन बनाया है, कोई लिक्विड बनाया है जिसको हम किसी प्लांट के ऊपर स्प्रे करके उसका कोई इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं। तो वो सोल्यूशन वो आपके पास है, मिस अनीका ने हाथ में पकड़ा हुआ है सोल्यूशन और अपने सुपरवाइज़र के टेबल पे रख दिया। अब आपके सुपरवाइज़र आपको जो पहला काम दे रहे हैं वो कह रहे हैं जाएं इसकी पीएच मालूम करके आएँ। फर्स्ट डे फर्स्ट असाइनमेंट, मिस अनीका को क्या कहा गया, सैंपल को उठाएं, लैब में चले जाएं और इसकी पीएच मालूम करके आएँ। अब मिस अनीका ने क्या करना है, लैब में जाना है। लैब में जाके इसके जहन में एक क्वेश्चन आना है कि ये पीएच मैंने मालूम किस तरह करनी है। कोई वे होगा ना, जिस तरह ये डॉक्टर नज़ीर साहब को फाइकस लेने भेजा तो इनके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि मैंने कोई ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना है, मैंने जाना कैसे है, गाड़ी, कोई बाइक, कोई ट्रांसपोर्ट। सेम जब अनीका को लैब में भेजा तो इसके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि ये पीएच मालूम करने तो मैं आ गई हूँ, लेकिन ये पीएच मालूम किस इंस्ट्रूमेंट से होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पीएच मालूम करके देगा। ऐसा ही है ना मिस अनीका, पीएच मालूम करने के लिए हमारे पास पीएच मीटर होना चाहिए ना। तो मिस अनीका वापस आती हैं लैब में अपने सुपरवाइज़र के पास और सुपरवाइज़र से पूछती हैं
कि सर ये पीएच मालूम किस इंस्ट्रूमेंट से होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा पीएच मालूम करने के लिए। वो कहते हैं कि पीएच मीटर यूज़ होगा। दो बातें क्लियर हो गई। यानी सेम वही एग्जांपल जो मैंने डॉक्टर नज़ीर साहब की दी थी कि उनको भी पता चल गया कि मैंने वहाँ तक पहुँचना कैसे, सैंपल तक। अनीका को भी पता चल गया कि मैंने पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड है पार्टिसिपेंट असलम ज़ेब शो हो रहे हैं मेरे पास। असलम ज़ेब साहब किसी और अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि सर मैंने ना, मेरे पास फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, मैंने उस पर एनालिसिस करना है आर के ऊपर। ये एक्सेल की फ़ाइल है, बल्कि कहते हैं कि मैंने डाटा एनालिसिस सीखना है, डाटा एनालिसिस पर रिसर्च करनी है। असलम ज़ेब साहब के जो सुपरवाइज़र हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक यूएसबी है, यूएसबी से वो डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं असलम ज़ेब साहब के लैपटॉप के डेस्कटॉप पे, और इनसे कहते हैं कि आर के ऊपर इस पे ग्राफ बना के लाएं। आर पे ग्राफ बना के लाएं। अब देखें तीन असाइनमेंट, तीन स्टूडेंट, तीन असाइनमेंट, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब जो पहली एग्जांपल थी ना, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर नज़ीर साहब वाली, कि ऑफिस से जाना फाइकस प्लांट तक जो 10 किलोमीटर दूर है, हमने गाड़ी को यूज़ किया, फाइकस प्लांट तक पहुँचे, उसके लीव उतारे, उसको गाड़ी में रखा, वापस गाड़ी में बैठे और ऑफिस में आ गए। बात समझ आई? यानी सैंपल हमने लिया और वापस ऑफिस में आ गए, अपने सुपरवाइज़र को दे दिया। अब बाकी स्टोरी जो दो हैं वो हम नेक्स्ट उस पर आएंगे। अब पहले इस स्टोरी को, इसका जो है रिजॉल्व करें आर पे आके, कि आर से ये कैसे रिलेट होती है। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ये फाइकस की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पड़ी हुई है फाइकस, ये आपको शो हो रहा है फाइकस, डेस्कटॉप शो हो रहा है? हाँ शो हो रहा है। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे देखें एक फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है। फ़र्ज़ करें ये फाइकस का प्लॉट है, फाइकस का प्लांट है, और ये हमारे आर से 10 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, हमारे आर से 10 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। अब हमने इस फाइल तक पहुंचना है। हम कैसे पहुंचेंगे? हम यहाँ पर देखें कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ भी जाए तो ये आ रहा है ओपन फाइल, तो यहाँ पे अगर हम इसको करें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे आके देख लेते हैं, ये फाइकस का ऑप्शन, तो इसने कोई फ़ाइल हमारी ओपन नहीं की। इट्स मीन कि हम वे गलत यूज़ कर रहे हैं। इट्स मीन कि हम वे गलत यूज़ कर रहे हैं ना। हमारे सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि ये प्लांट है जो 10 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है हमारे आर से। हमने इस फाइकस को आर पे लेके आना है। आर पे लेके आने के लिए हमने एक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, एक गाड़ी यूज़ करनी है। इस गाड़ी के बगैर हम एक्सेल की फ़ाइल को आर पे नहीं लेके आ सकते। इस गाड़ी के बगैर हम एक्सेल की फ़ाइल को आर के ऊपर नहीं लेके आ सकते। इस गाड़ी का नाम है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, क्या नाम है इस गाड़ी का? इस गाड़ी का नाम है रीड एक्सेल। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यानी जिस तरह डॉक्टर नज़ीर साहब ने अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो उन्होंने कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ की? गाड़ी। हम यहाँ पे आर पे काम कर रहे हैं, हमने आर की फ़ाइल को अपने ऑफिस में लेके आना है। फ़र्ज़ करें ये आर जो है ना,
ये ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये आपके सुपरवाइज़र का ऑफिस है, और ये जो डेस्कटॉप है मेरा, ये 10 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। वहाँ से हमने फ़ाइल को लेके आना है आर के ऊपर। तो इसके लिए जो हमने गाड़ी यूज़ करनी है, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, उसका नाम है रीड एक्सेल। क्या नाम है? रीड एक्सेल। अब अगेन दोबारा वापस उसी स्टोरी पे आ जाते हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब से उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि जाएं सैंपल तोड़ के लाएं। आप बाहर निकलते हैं तो उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई बाइक वाला नहीं मिलता, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में और अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं कि मुझे जो है ना वो भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, कोई गाड़ी नहीं मिली। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सरकारी गाड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी है, यूनिवर्सिटी की गाड़ी है, जो एचओडी साहब के पास होती है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम एचओडी साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमें गाड़ी दे दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की गाड़ी है ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने सैंपल लेके आना है क्योंकि ये रिसर्च का काम है, तो हम लेके आ सकते हैं। हम आ जाते हैं, हमें वो डॉक्टर नज़ीर साहब को भेज देते हैं एचओडी साहब के पास। स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। फ़र्ज़ करें स्क्रीन नंबर 4 एचओडी साहब का ऑफिस है। यहाँ पे तमाम चीज़ें वो हैं जो एचओडी साहब ने कंट्रोल करनी है। यहाँ पे अगर आप आएँ, क्लिक करें पैकेजेस पे, ये फर्स्ट क्लिक हो रहा है फाइल। ये स्टेप आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है काइंडली। फर्स्ट शो हो रहा है फाइल, सेकंड शो हो रहा है प्लॉट, थर्ड शो हो रहा है पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद अब हम आ रहे हैं पैकेजेस की तरफ। ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ढूंढना है क्या ये हमारे पास ये गाड़ी है रीड एक्सेल की। ये हमारा जो है ना सारा यूनिवर्सिटी का एरिया है, ये लैब है हमारी, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च बार, यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल, लिखें। ये सर्च बार में यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। मेरे पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा है। आई थिंक आप लोगों के पास ये रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा होगा। जी काइंडली मुझे कंफर्म करें, जिनके पास शो हो रहा है वो यस लिखें, और जिनके पास ये जब आप रीड एक्सेल यहाँ पे टाइप करें तो आपके पास अगर नहीं शो हो रहा तो नो लिखें, अगर शो हो रहा है तो यस लिखें। ये नीचे देखें मेरे पास ब्लू कलर में रीड एक्सेल शो हो रहा है। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये शो हो रहा है और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये शो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि जिनके पास शो हो रहा है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। चलें, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। अब हमने अपने सुपरवाइज़र को बता दिया कि हमारे पास जो है ना रीड एक्सेल की गाड़ी नहीं है, तो हम आ जाते हैं अपने एचओडी साहब के पास। ये है एचओडी साहब का ऑफिस, इंस्टॉल। ये जहाँ पे बटन है ना, एक है अपडेट, अपडेट के साथ है इंस्टॉल। जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, पैकेजेस के नीचे है अपडेट और अपडेट के बाद है इंस्टॉल। यहाँ पे जब हम आएंगे एचओडी साहब के ऑफिस में, तो यहाँ पे हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन से आपको जो है एक्सप्लेनेशन इसकी करता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं रीड एक्सेल। देखिए मैंने रीड एक्सेल लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी रीड एक्सेल एसबी और रीड एक्सेल, तो हमें रीड एक्सेल चाहिए। ये गाड़ी जो है ये जाएगी और सैंपल को लेके आएगी। अब इसको इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात क्लियर कर दूँ। ये रेपोजिटरी है एक, और यहाँ पे है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, और ये जगह है जहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ सर्च करनी है वो लिख दी। ये भी हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा, या जहाँ पे हम जो है ना ये गाड़ी को इंस्टॉल करेंगे वो भी हमें शो हो रहा है। लेकिन ये रेपोजिटरी सी क्रेन, ये इसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये एक्चुअली आर क्रेन है। तो अगर इस पर क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पैकेजेस आर्काइव या रेपोजिटरी क्रेन। दो मेथड हैं, आप
पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अच्छा, रेपोजिटरी क्या है? अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ, रेपोजिटरी जो है, अच्छा रेपोजिटरी क्या है अगर ये मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, तो रेपोजिटरी आर का स्टोर हाउस है, गोदाम है। देखें ना, गोदाम में तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं किसी भी शॉप की, तो ये आर की जो है ना, ये गोदाम है। आर की तमाम चीज़ें, तमाम स्पेयर पार्ट्स, तमाम पैकेजेस, हर चीज़ आपको आर क्रेन से मिलती है। देखें, हमने आर को इंस्टॉल भी आर क्रेन से ही किया। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो कंपनी है, ये क्या है एक्चुअली, स्टोर हाउस है जहाँ पे आर की तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हम एचओडी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रीड एक्सेल चाहिए, और हमें कहाँ से मंगवा के दें? रेपोजिटरी से, आर क्रैन से। ठीक है, हम एचओडी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रीड एक्सेल वाली गाड़ी चाहिए, और ये हमें कहाँ से मंगवा के देंगे? ये आर क्रैन से मंगवा के दें। ठीक है, अब नीचे आ गया डिपेंडेंसीज। ये अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ कि ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। अभी जस्ट हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करें। ये देखिए मेरे पास नीचे आ गई है लाइन, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। अगर आपके पास ये लाइन आ चुकी है नीचे, तो आप डन लिख दें चैट में। आपके पास अगर ये रेड वार्निंग आ रही है तो कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट फाइनल रिजल्ट्स देखने हैं, इसके फाइनल फाइंडिंग्स देखनी है कि इसने आपको फाइनल डिसीजन क्या दिया है। तो मुझे इसने जो फाइनल डिसीजन दिया है वो रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। इट्स मीन कि हमारे पास रीड एक्सेल, यहाँ गाड़ी जो है अब हमारे पास रेडी है। जी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आपने ये पॉइंट मुझे कंफर्म करना है कि आपके पास ये स्टेप डन हो चुका है या नहीं हुआ। तीन पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुका है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट स्पीड की। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाए। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। और कुछ पार्टिसिपेंट के पास रीड एक्सेल के साथ कुछ और भी जो पैकेजेस हैं वो भी साथ इंस्टॉल्ड होते हैं। चलें ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये इंस्टॉल कर लिया। अब जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है ना, वो आ जाएं अगेन पैकेजेस में। ठीक है, पैकेजेस में अगेन सर्च बार पे लिखें यहाँ पे रीड एक्सेल। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो गया, रीड एक्सेल शो हो रहा है। ये भी काइंडली मुझे कंफर्म करें, यस और नो। यहाँ पे एक टिक कर लें, रीड एक्सेल के साथ ना बॉक्स है, इस बॉक्स पे टिक कर लें। ये भी मैं आपको भी क्लियर करता हूँ इस पर हमने टिक क्यों की। इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट ये लाइव प्रैक्टिस करेंगे और हर स्टेप साथ परफॉर्म करेंगे तो आप जो है ना वो इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और एक और बात कि आपने परेशान नहीं होना कि अभी स्पीड हमारी बहुत स्लो है। ये जस्ट बेसिक अगर आपने 2-3 दिन लेक्चर में सीख ली तो नेक्स्ट हमारी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। जस्ट ये क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं तो मैं फ़ाइल इंपोर्ट करके एनालिसिस शुरू कर दूं और आप अभी जस्ट फ़ाइल इंपोर्ट करने में फंसे रहें तो फिर ट्रेनिंग का मज़ा नहीं आएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने कंफर्म कर दिया है, अब उनके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखें
एचओडी साहब ने हमें जो है ना वो गाड़ी अलो कर दी है। गाड़ी हमारे लैब के सामने आके खड़ी हो गई है। अब डॉक्टर नज़ीर साहब को कहते हैं जी गाड़ी में बैठें और अब जाएं और फ़ाइकस के सैंपल ले आएं। डॉक्टर नज़ीर साहब गाड़ी में बैठते हैं। क्या अब वो सैंपल ले आएंगे? वो जस्ट गाड़ी में बैठ गए हैं। वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठने के बाद क्या वो सैंपल ले आएंगे? जी डॉक्टर नज़ीर साहब। डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली आपको गाड़ी मिल गई है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और क्या अब आप सैंपल ले आएंगे? ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आंसर है डॉक्टर साहब का। दो चीज़ें हैं, नंबर 1 आपको व्हीकल चलानी आती होगी, नंबर 2 आपने गाड़ी स्टार्ट की, अगर आपको चलाना आती है तो अगर आप गाड़ी में बैठ जाएं तो गाड़ी आपको खुद से वहाँ पे उठा के नहीं लेके जाएगी। गाड़ी आपको खुद से वहाँ पे उठा के आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। गाड़ी को पहला स्टेप गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा। गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, फिर गाड़ी को चलाना पड़ेगा। हाँ, अब देखें आर भी आपको चलाना नहीं आता। आर में हमने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन सीखने से पहले हम सीखेंगे भी तब ना जब गाड़ी स्टार्ट होगी। बंद गाड़ी के ऊपर हम हैंडल घुमाते रहें तो वो तो नहीं हम सीख पाएंगे कभी भी। तो सीखने के लिए भी पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। सेम यही पॉइंट आर पे अप्लाई होता है। आर में हमने जब भी कोई पैकेज यूज़ करना है, अब ये देखें, अब मैं आपको एक चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये बात समझने वाली है। हमारी बायो की लैब में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो पैकेजेस हैं। हमने गाड़ी की एग्जांपल ली, गाड़ी एक पैकेज है। पैकेज वो चीज़ जिससे हम कोई काम करते हैं, ये आर की ज़ुबान में डेफिनेशन है। पैकेज क्या है? आर की ज़ुबान में पैकेज क्या है? वो चीज़ जिससे हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है। मसलन डॉक्टर नज़ीर साहब का जो टास्क था वो फ़ाइकस के लीफ और इसके सैंपल लेके आना था। अब इन्होंने जो वे यूज़ किया, गाड़ी एक पैकेज है। अब मिस अनिका हैं, उनका टास्क क्या था? पीएच मालूम करना। अब पीएच मीटर एक पैकेज है। पीएच मीटर, वे, इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप हमारी लैब में पड़ा हुआ एक पैकेज है, पीसीआर एक पैकेज है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है। यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में पड़े हुए हैं बायो की लैब में, वो तमाम क्या हैं? एक पैकेज है। और हर पैकेज से हम डिफरेंट काम लेते हैं। हर पैकेज से, मसलन अगर एनिका से कहा जाए कि गाड़ी से पीएच मालूम करके आएँ, तो गाड़ी तो नहीं आपको पीएच मालूम करके देगी ना। और अगर नज़ीर साहब से कहा जाए कि पीएच मीटर पे बैठ के आप जो है ना वो जाएं और सैंपल लेके आएँ, नॉट पॉसिबल। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है। सेम इसी तरह आर में मैं आपको पैकेजेस अभी दिखाने लगा हूँ। ये पैकेजेस पे क्लिक करें ना, ये आपके पास पैकेजेस की लिस्ट नीचे ओपन होगी। ये हर पैकेज का एक स्पेसिफिक काम है। यहाँ पे देखें कार भी है, ये CAR कार, ठीक है। तो ये देखें, ये डिफरेंट पैकेज है और हर पैकेज का एक काम है। जिस तरह हमारी लैब के अंदर पीएच मीटर मालूम करने के लिए पीएच मालूम करने के लिए पीएच मीटर है, टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना काम है। इसी तरह आर में हर काम करने के लिए आपके पास एक अलग से पैकेज है। होप कि अब आप पैकेज का कंसेप्ट समझ गए होंगे, पैकेज क्या है। जिस तरह हमारी बायो के लैब में अगर आपसे कहा जाए पीएच मालूम करके आएँ, तो आप पीएच मालूम करने जाते हैं, तो पीएच मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो क्या है? पैकेज। एक्चुअली पैकेज क्या है? इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हम बायो की लैब में देखें तो पैकेज क्या है? इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें स्पेसिफिक काम करके दे रहे हैं। आर की ज़ुबान में भी देखें तो आर की ज़ुबान में भी ये इंस्ट्रूमेंट ही हैं जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है,
फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए वहाँ पे हमें गाड़ी चाहिए थी, यहाँ पे हमें फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए रीड एक्सेल का पैकेज चाहिए। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि पैकेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपको कि पैकेजेस क्या हैं। ये कंसेप्ट क्लियर करके हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मज़ीद हम आगे जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब हम मिस अनिका वाली एग्जांपल पे आएंगे तो आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा। अब हमने रीड एक्सेल इंस्टॉल कर लिया, यानी रीड एक्सेल की जो गाड़ी है हमारी लैब के सामने आ गई है। अब हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं गाड़ी में बैठें और फाइकस की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करके ले आएँ। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, गाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रीड एक्सेल है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। या तो यहाँ पे आप लिखें रीड एक्सेल, रीड एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे एक मार्क है, डब्बा सा बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें इसने वार्निंग दी और साथ इसने क्या किया, रीड एक्सेल को ऑन कर दिया। ये देखें ये लाइब्रेरी रीड एक्सेल। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखते हैं लाइब्रेरी। जैसे मैंने लाइब्रेरी लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी। तमाम पार्टिसिपेंट ये टाइप करें, अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ तो ये डिलीट कर दें। लाइब्रेरी लिखें, मैं अगेन लिख के दिखाता हूँ आपको। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिखने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे ना LIBR तो ये आपको सजेशन देगा। तो फर्स्ट सजेशन जो आपके पास आएगी लाइब्रेरी, उसके बाद लिखा होगा बेस। ये बेस का मतलब क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन अभी जस्ट हम इस स्टेप पे हैं, लाइब्रेरी को समझते हैं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। देखिए मैंने रीड एक्सेल लिखा, इसने मुझे सजेशन दे दी, मैं इसको यहाँ से रीड एक्सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। रीड एक्सेल लिखने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मेरे पास लाइब्रेरी रन हो चुकी है। इट्स मीन कि अब जो गाड़ी हमें दी थी हमारे HOD साहब ने, उस गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? तमाम पार्टिसिपेंट के पास इस तरह जब आपने इसको लाइब्रेरी किया तो कंसोल में इसी तरह लाइब्रेरी लिखा हुआ आ गया है। लाइब्रेरी करने के बाद आपके पास कंसोल में इसी तरह लाइब्रेरी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि अब आपकी गाड़ी जो है ना ये स्टार्ट होगी। अब हमने गाड़ी को चलाना है और एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करके लानी है। मैं आपको जस्ट फाइल सैम्पल फाइल सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि तमाम लोगों के पास एक जैसी फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट हो। ये मैं आपको चैट में भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं सेंड हो रही, चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। आप इस फाइल को डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लें। सॉरी ये सर को सेंड हो गई है। अच्छा, फ़ाइल काइंडली सेंड होगी अब तमाम पार्टिसिपेंट को। आप इसको जस्ट जल्दी से जो है ना वो डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लें। इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लें।
चलें, एक्सेल की फ़ाइल जो है आई थिंक डाउनलोड हो चुकी है। और अगर किसी के पास डाउनलोड नहीं हो रही या कोई एरर आ रहा है तो वो काइंडली, अगर उनके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट करने के लिए हमने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे, ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपके पास एक ऑप्शन है, सेम हिस्ट्री के नीचे देखें, पहला है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद नीचे देखें लिखा हुआ इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें। आपके पास 5-6 ऑप्शन ओपन होंगे। आपने यहाँ से ढूंढना है एक्सेल, फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। तो आपके पास अगर किसी और फॉर्म में डाटा सेट है तो आप उस फॉर्म में भी डाटा सेट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट एक्सेल वाली गाड़ी इंस्टॉल की, तो एक्सेल वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सेल करेंगे। एक्सेल करने के बाद यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन शो हुआ है नेक्स्ट। अब देखें ना, हमने इस गाड़ी को हमने चलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास शो हुआ है वो कह रहा है जी आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको ब्राउज़ करें। हम ब्राउज़ के बटन पर प्रेस करते हैं और यहाँ से फ़ाइल ढूंढ लेते हैं कहाँ पे। ये हमारे पास फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे हमें प्रीव्यू शो होगा। अब इस स्क्रीन पे आपको देखें, आपको 3-4 चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे फाइकस का नाम शो हो रहा है, यहाँ पे शीट शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप शीट सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल डाटा, इस शीट को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली शीट हमारे पास शो हो जाएगी। और अगर जो है वो लास्ट वाली सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाली, तो डिस्क्रिप्शन वाली शीट जो है हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, तो हम जो है फर्स्ट फाइल को ही बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फाइल जो है हमारी शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं। आप स्पेसिफिक कॉलम्स शो करना चाह रहे हैं, कॉलम 1 या कुछ भी जो रेंज है आपकी, वो भी दे के आप वहाँ पे अपना डाटा सेट शो करवा सकते हैं। बाकी आपने इसमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपकी फ़ाइल इंपोर्ट। यहाँ पे प्रीव्यू आया है, प्रीव्यू के बाद आपने यहाँ पे एक बटन है आपके पास इंपोर्ट, इस इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। जो स्क्रीन नंबर 1 है वहाँ पे आपको फाइकस की फ़ाइल शो हो रही है, ये देखें एक्सेल शीट शो हो रही है। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ना फाइकस ग्लोबल एनवायरनमेंट में फ़ाइल का कुछ डाटा बता रहा है कि 150 ऑब्जर्वेशन है इसमें और 5 वेरिएबल हैं, यानी इसकी समरी बता रहा है ना, यानी 150 ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं आर की ज़ुबान में, जब हम इसको बताएंगे ना, ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है रोज़, ठीक है। यानी ये देखें ये रोज़ हैं और ये गिनती लिखी हुई है, नंबरिंग लिखी हुई है इसके ऊपर, ये नंबर्स हैं 150, ठीक है। ये देखें 150, और वो भी हमें बता रहा है 150 ऑब्जर्वेशंस। ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम को आर कहता है वेरिएबल्स। कॉलम्स के नाम क्या हैं, इनको आर की ज़ुबान में वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। कॉलम जो है ये वेरिएबल है, इट्स मीन कि हमारे पास 5 कॉलम है, तो ये शो कर रहा है 5 कॉलम नहीं, ये हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। और 150 रोज़ जो हैं ये 150 ऑब्जर्वेशंस हैं जी। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट स्टेप कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई फ़ाइल इंपोर्ट नहीं हो रही तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। आई थिंक कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है, तमाम पार्टिसिपेंट डन कर रहे हैं। जी सर, काइंडली बताइएगा यहाँ तक आपने आर सीखा।
सर आप कोई भी फ़ाइल इंपोर्ट कर लें, आपके लैपटॉप के कोई भी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और मैंने ये ग्रुप में भी शेयर की हुई है, बल्कि आपको भी एक्सेल की फ़ाइल व्हाट्सएप पे मैसेज हो गया है, वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट पड़ा हुआ है एक्सेल का, अगर ब्लैंक एक्सेल की फ़ाइल है उसको भी आप इंपोर्ट करके चेक कर सकते हैं। जस्ट ब्लैंक फ़ाइल को किसी भी नाम से सेव कर लें, तो उसको जस्ट इसी मेथड से, इसी वे से उसको इंपोर्ट कर लें। क्योंकि ये स्टेप एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे साथ, तो फिर अगेन आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको लाइव हूँ, लाइव चल रही है ट्रेनिंग, कोई भी इशू हो तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो रिज़ॉल्व कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने यहाँ तक डन कर लिया है। यानी अब एक जो हमारे स्कॉलर्स थे, डॉक्टर नज़ीर साहब, उन्होंने जो सैंपल है वो ला के अपने सुपरवाइज़र साहब के सामने रख दिया। जी डॉक्टर नज़ीर साहब, डन कर लिया आपने? आपका मसला हल हो गया, आपका इशू हल हो गया। अब ये सारी मैंने आपको कहानी सुनाई है जस्ट एक पैकेज को समझाने के लिए। पैकेज क्या होता है? हो सकता है अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता तो डेफिनेशन से आपको समझ ही ना आती। मुझे भी अभी तक डेफिनेशन से इसकी कोई समझ ही नहीं आई कि डेफिनेशन क्या कहती है पैकेज की। यानी हमने तो उसकी वर्किंग करनी है ना, हमने कोई इसका पीपीएससी का एग्ज़ाम तो नहीं देना कि हमें जो है पैकेज की डेफिनेशन रटी हुई हो। डेफिनेशन हमें गूगल से, नेट से बेशुमार मिल जाएंगी इसकी ना। हमने इसका कंसेप्ट देखना है, ये पैकेज है क्या, आसान अल्फाज में। अच्छा, होप के तमाम पार्टिसिपेंट को ये पैकेज अब समझ आ गई है कि आर के ऊपर हमने कोई भी काम करना है, डेली लाइफ में देख लें, हमने कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए एक पैकेज चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और आर की ज़ुबान में उस इंस्ट्रूमेंट को पैकेज कहते हैं। आपने कॉल करनी है, आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए। मोबाइल फ़ोन क्या है? एक पैकेज है। असलम ज़ैब साहब कह रहे हैं जिस तरह कॉल पैकेजेस होते हैं, नहीं सर, कॉल पैकेजेस की तरह नहीं। पैकेजेस मीन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हमने पैकेज का मतलब क्या समझना है? इंस्ट्रूमेंट। गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम उसको आर की ज़ुबान में कहें तो माइक्रोस्कोप एक पैकेज है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है, थर्मामीटर एक पैकेज है, हमारा लैपटॉप एक पैकेज है, पीसी एक पैकेज है, हमारा जो पेन है, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं, पेंसिल है, वो एक पैकेज है आर की ज़ुबान में। वैसे तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उस मशीन, उस इंस्ट्रूमेंट को आर की ज़ुबान में कहते हैं पैकेज। तो जिस तरह हमारी डेली लाइफ में हर काम करने के लिए कोई ना कोई मशीन यूज़ होती है, कोई ना कोई हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को आर की ज़ुबान में हम कहते हैं पैकेज। इसी तरह आर में हर काम करने के लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ होता है। अब हमें एक बात तो याद होगी पक्की कि जब भी हमने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो हमें कौन से पैकेज चाहिए? रीड एक्सेल। कौन सा पैकेज चाहिए? रीड एक्सेल। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हमें रीड एक्सेल जब भी हमने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो हमें रीड एक्सेल बार बार करना पड़ेगा इंस्टॉल? नहीं, हमें रीड एक्सेल बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक दफ़ा हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, अच्छा मैं अभी दूसरी एग्जांपल की तरफ आता हूँ तो फिर ये इसका आपको आंसर देता हूँ। अच्छा, आई होप कि डॉक्टर नज़ीर साहब का इशू जो है वो क्लियर हो गया। इन्होंने सैंपल जो है ना ला के अपने सुपरवाइज़र को दे दिए। अब सेकंड थे हमारे पास मिस अनीका मजीद, ठीक है। इनके सुपरवाइज़र ने इनसे कहा कि ये जो आपने कोई लिक्विड बनाया है या कोई सैंपल का या कोई सोल्यूशन बनाया है जिसको आप स्प्रे करना चाह रहे हैं किसी प्लांट के ऊपर, इसकी पीएच तो मालूम करके आएँ।
अब अनीका का फ़र्स्ट डे है यूनिवर्सिटी में, बल्कि सुपरवाइज़र के पास। तो वो जाती हैं लैब में। अब फर्स्ट डे अगर हम लैब में जाएँ ना, किसी ऐसी लैब में, अननोन लैब में, जहाँ पे हमने एमफिल में काम ना किया हो, पीआईडी में हम वहाँ पे एनरोल हो गए हों और फर्स्ट डे हमारा हो उस लैब में, तो हमें इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता होता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मिस अनीका जाते हैं लैब में, पीएच मीटर ढूंढना शुरू कर देती हैं। अगर तो वो हैं कहीं चाइना वगैरह या किसी और लैब में, किसी और अच्छी जगह पे, तो उनको तो वहाँ से पीएच मीटर मिल जाएगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के किसी लैब में हैं, तो आई थिंक उनको वहाँ से पीएच मीटर बहुत मुश्किल मिले। ऐसा ही है ना, ढूंढना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा कहाँ पड़ा हुआ है। हमें लैब से पीएच मीटर नहीं मिलेगा। अब अनीका ने जो है वो यूनिवर्सिटी में देखा, आगे पीछे लैब में देखा, कहीं इसको जो है ना वो पीएच मीटर नहीं मिला। ये वापस आ जाती है अपने सुपरवाइज़र के पास और उनसे कहती हैं कि मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, आप लैब अटेंडेंट को ढूंढें। लैब अटेंडेंट का जो ऑफ़िस है ना, वो एचओडी के ऑफ़िस के साथ है। आप ये देखें, यहाँ पे हमने ये इंस्टॉल वाला जो बटन है ना, ये मैंने आपको कहा था, ये हमारे एचओडी साहब का ऑफ़िस है ना। अब लैब अटेंडेंट, आपको पता है कि लैब अटेंडेंट के पास तमाम रिकॉर्ड होता है, हमारी लैब के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, हर चीज़ का उसके पास रिकॉर्ड होता है। पहले रजिस्टर्ड होते थे, आजकल जो है वो पीसी होते हैं उनके पास, या लैपटॉप होता है जिसमें तमाम रिकॉर्ड होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अनीका कहीं से लैब अटेंडेंट को ढूंढ लेती है। अब लैब अटेंडेंट कहता है जी ये पीसी पड़ा हुआ है, ये देखें सर्च बार नज़र आ रही है आपको, ये लैब अटेंडेंट का पीसी है, यहाँ पे आपने लैब की चीज़ें आके ढूंढनी है। वो कहते हैं यहाँ पे ढूंढें कि पीएच मीटर यहाँ पे है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमें तो पीएच मीटर नहीं मिलता, पीएच मीटर नहीं मिला। लैब अटेंडेंट कहता है कि हमारी लैब के अंदर पीएच मीटर नहीं है। फिर अनीका दोबारा जाती है अपने सुपरवाइज़र के पास और कहती है कि सर मैंने जो है ना वो लैब अटेंडेंट से भी पूछा है, वो कहता है जी हमारे पास जो है ना लैब में पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह डॉक्टर नज़ीर साहब को सुपरवाइज़र कहते हैं कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें और हमें गाड़ी प्रोवाइड करें, सेम इसी तरह मिस अनीका के सुपरवाइज़र भी कहते हैं कि एचओडी साहब के पास जाएं, उनको एप्लीकेशन लिखें कि मुझे पीएच मीटर मंगवा के दें। ठीक है, मिस अनीका अब आ जाते हैं एचओडी साहब के ऑफ़िस, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये एचओडी साहब का ऑफ़िस ओपन हो गया जहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। अब इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है वो वहाँ पे लिखते हैं और आपके जो एचओडी साहब हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट मंगवा के लैब में रख देते हैं। अब ये कहानी यहाँ तक ही रखें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी कहानी पे ले आता हूँ। जो थर्ड पार्टिसिपेंट थे हमारे पास, उनका क्या नाम था, असलम ज़ेब साहब। इनके पास एक्सेल की फ़ाइल है और इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि यहाँ पे ना एक स्कैटर प्लॉट बना के लाएँ। इनकी असाइनमेंट क्या है कि इन्होंने एक ग्राफ बना के लाना है, पॉइंट ग्राफ बना के लाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्योंकि अभी हम ये करने जा रहे हैं, पॉइंट ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इनकी असाइनमेंट क्या है, पॉइंट ग्राफ बनाना या प्लॉट बनाना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये हैश टैग लिख रहा हूँ, किसी को मालूम है इसका मतलब क्या है? आई थिंक कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था हैश टैग का मीनिंग क्या है। ये आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, हेडिंग है, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वोकेबलरी भी हमने साथ साथ इंक्रीज़ करनी है। ये लाइब्रेरी, इसका मतलब है एक्टिवेट। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करना।
यानी मैं इसको कह रहा हूँ एक्टिवेट रीड एक्सेल, यानी रीड एक्सेल को एक्टिवेट कर दो। मैं इसे बात करके इसको कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी ज़ुबान में, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। आर क्या समझ रहा है? आर ये समझ रहा है कि मुझे कह रहा है कि मुझे कोई बंदा कह रहा है कि मैं रीड एक्सेल लाइब्रेरी को या रीड एक्सेल गाड़ी को स्टार्ट कर दूँ। आर इसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये दो वर्ड हो गए आपके वोकेबलरी के। एक ये हैशटैग का मतलब है हेडिंग, और लाइब्रेरी जहाँ पे आ जाए इसका मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पैकेज को एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना, टर्न ऑन करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, टर्न ऑन करना या एक्टिवेट करना, ठीक है। दो चीज़ें हैं, टर्न ऑन करना या एक्टिवेट करना। अब हम आ जाते हैं असलम ज़ेब की तरफ। असलम ज़ेब साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये इनकी जो फ़ाइल है ना, ये यहाँ पे पड़ी हुई है फाइकस की फ़ाइल, इस फाइल को आपने लेके आना है आर में और इसके ऊपर ड्रा करना है प्लाट। इनको दो टास्क मिल गए। पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने रीड एक्सेल को यूज़ किया और इस फाइकस की फ़ाइल को यहाँ पे ले आए आर में। अब दूसरा टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। दूसरा टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। तो पहला टास्क तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा टास्क के लिए ये अपने सुपरवाइज़र से पूछेंगे कि सर ग्राफ बनाने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सादा अल्फाज में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। जिस तरह हम जब लैब में आते हैं ना, तो हमें कुछ मशीनरी का पता नहीं होता, या कुछ ये पता नहीं होता कि कौन सा एनालिसिस किस मशीन से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम ज़ेब साहब से अगर इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है, बल्कि सॉरी अनीका से, ये सोल्यूशन है, इसमें जिंक की कंसनट्रेशन फाइंड करके लाएं। अब इसका स्प्रे तो करने जा रही हैं, पहले इसमें जिंक फाइंड करके लाएं, जिंक कितना है इसके अंदर। अब अनीका परेशान हो जाएगी कि जिंक मैं किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करूं। वो अपने सुपरवाइज़र से पूछेगी कि सर जिंक के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम यहाँ पे जो असलम ज़ेब साहब हैं, ये अपने सुपरवाइज़र से पूछेंगे कि सर प्लाट बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो इसका आपके सुपरवाइज़र आंसर देंगे, ये जो पैकेज इसके लिए यूज़ होगा ना, कौन सा यूज़ होगा? ggplot2। ग्राफ बनाने के लिए, प्लाट बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होगा वो ggplot2 यूज़ होगा। यहाँ तक क्लियर है? एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ बात बताने जा रहा था, लेकिन वो मेरे जहन से निकल गई है। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, बात आपको ये बताना चाह रहा था। अब जब अनीका के सुपरवाइज़र ने कहा कि आप जिंक की कंसनट्रेशन फाइंड करके लाएं, तो अनीका ने क्या करना है, आके लैब में पहले वो पूछेंगी सर ये जिंक की कंसनट्रेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आपके सर बोलेंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि इसके लिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है। तो अनीका आएगी लैब में, देखेगी इनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिला, तो वो क्या करेगी? दोबारा सर के पास आएगी। सर उसको कि कहाँ भेजेंगे? लैब अटेंडेंट के कंप्यूटर के ऊपर, वहाँ पे सर्च करके आएँ क्या वहाँ पे अवेलेबल है। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर सर उसको भेजेंगे एचओडी के ऑफिस में और बोलेंगे कि हमें ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये अरेंज करके दें। सेम इसी तरह जब असलम ज़ेब साहब को कहेंगे कि प्लाट बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका नाम है ggplot2। अब ये देखने के लिए कि ये ggplot2 हमारी लैब में है, देखें अगर होगा तो हम ही ग्राफ, तभी ग्राफ बना पाएंगे ना इसके ऊपर। अगर ये हमारी लैब में है ही नहीं तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसको चेक करने के लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे? सबसे पहले स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आएंगे और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे लैब अटेंडेंट का
पीसी पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो सर्च बार है ना, ये समझ लें आप, ये जहन में पक्की बात बिठा लें कि ये हमारे लैब अटेंडेंट का ना पीसी है। यहाँ पे हमने सर्च करना है कि हमारी लैब के अंदर ggplot2 है। ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ggplot2। ये देखिए मेरे पास ये शो हो रहा है ggplot2। आप मुझे कंफर्म करें कि आपके पास ये ggplot2 शो हो रहा है। जैसे मैं ggplot2 लिखूँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे देखें फर्स्ट ही मेरे पास ये ggplot2 शो हो रहा है, ये वाला। अनीका मजीद के पास ये शो हो रहा है, फुरकान के पास भी शो हो रहा है, ये गैलेक्सी हैं कोई, इनके पास नहीं शो हो रहा। हाँ, ये जिन लोगों ने ये इंस्टॉल किया हुआ है उनके पास ये शो हो रहा होगा, जिन्होंने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ उनके पास शो नहीं हो रहा हो। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर हमारी डिपार्टमेंट में, यानी हमारे कैंपस में 3 डिपार्टमेंट हों, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो और बायोकेमिस्ट्री, 4 डिपार्टमेंट हो गए, तो 4 डिपार्टमेंट में से किसके पास ज़्यादा चांस हैं कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो? आई होप कि बायोकेमिस्ट्री वालों के पास ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। तो कुछ लोगों के पास जो इस पे काम करते हैं उनके पास तो ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जिन पे जो इस पे काम नहीं कर रहे उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सेम यहीं पे देखें, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट का आंसर यस आया, इट्स मीन कि उनकी लैब में, उनकी आर में जो है ggplot अवेलेबल है। और वो अवेलेबल कैसे है, उन्होंने उसमें इंस्टॉल किया है, ठीक है। और जिनके पास नहीं शो हो रहा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि उनके पास शो हो रहा है और हमारे पास नहीं शो हो रहा। उनके पास भी शो नहीं हो रहा था, उन्होंने बाद में इसको इंस्टॉल किया। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम आ जाते हैं HOD साहब के ऑफ़िस में। HOD साहब के ऑफ़िस में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ggplot2, ggplot2, यहाँ पे क्लिक करें और इसको, अच्छा यहाँ पे मैं बताता हूँ डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज़, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डिपेंडेंसीज़ का मतलब होता है एक्सेसरीज़, ज़रूरी चीज़ें। मसलन जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके ऊपर ग्लास, कवर, सिम, बैटरी, इसके अलावा चार्जर, हेडफोन, ये इसकी जो है ना वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़, डिपेंडेंसीज जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी वो मोबाइल की वर्किंग के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह ggplot2 की वर्किंग के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो इसको चला रहे होते हैं। देखें ना, हम गाड़ी की एग्जांपल दे रहे थे, गाड़ी पे आ जाएं तो मेन गाड़ी के साथ कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे टायर हो गए, ठीक है, ये इसको चलाने में हेल्प करती हैं। पेट्रोल हो गया, ये इसकी डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंसीज में आती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो ggplot2 को चलाने के लिए ज़रूरी हैं वो भी इसके साथ इंस्टॉल्ड हों। तो मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ये मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें आपको एक रेड साइन शो हो रहा है, ये वाला कंसोल में, स्क्रीन नंबर 2 में, ये देखें जहाँ पे लिखा आ रहा है स्टॉप। जब तक ये रेड बटन शो हो रहा है आपने आर के ऊपर कोई भी काम नहीं करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंसीज़ क्या हैं आर की। देखें आर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, सॉरी ggplot के अंदर जो
वो ऑटो इंस्टॉल कर लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब देखिए इसने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली हैं। अब अगर मैं आर के ऊपर क्लिक करूँ, ये जो ggplot2 है ना, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने मुझे एक लिस्ट, मैं इसको अगर थोड़ा सा, ये हाँ, यहाँ पे ये देखें, ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, ये स्टैटिक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिल के ggplot2 को बना रही हैं, ggplot2 को चला रही हैं। तो इसने तमाम छोटे छोटे पैकेजेस जो है ना ये सारे ये ggplot2 में हैं, ठीक है। ये तमाम पैकेजेस, ये तमाम फंक्शन इसने इंस्टॉल कर दिए साथ, ये वाले, ठीक है। ये सारी एक लिस्ट ओपन होगी हमारे पास। जब आप पैकेजेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें तमाम जो है ना ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे शो हो रही हैं आपको। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ये आ चुका है सक्सेसफुली अनपैक। तो काइंडली अगर आपके पास सक्सेसफुली अनपैक आ चुका है तो इसको डन करें, और डन करने के बाद यहाँ पे सर्च करें कि आपके पास ggplot2 आ रहा है। अब होप के तमाम पार्टिसिपेंट का आंसर यस होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास ggplot2 आ रहा है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंफर्म करें मुझे, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं तो ये स्टेप ज़रूरी है उसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे HOD साहब ने ना मिस अनीका को जो pH मीटर है वो मंगवा के दे दिया, लैब में रखवा दिया। मिस अनीका दूसरे दिन आते हैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में, और सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि pH मीटर आ चुका है, आप जाएं और इसकी पहले pH मालूम करके आएँ। मिस अनीका जाती हैं और pH मीटर को डिप करती हैं सैंपल में। तो क्या pH फाइंड हो जाएगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए। या फ़र्ज़ करें हमें हमारे जो HOD साहब हैं वो दूसरे दिन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मंगवा के दे देते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो मंगवा के दे देते हैं। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारी लैब में अवेलेबल है। अब मिस अनीका को सर कहते हैं जाएं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके आएँ। तो क्या जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगी? तो मेरा आंसर होगा, जब तक हम प्रोसीजर पर फ़र्ज़ करें, प्रोसीजर भी आपको आता है। प्रोसीजर आने के बाद देखें, अगर आपको, मैं गाड़ी के एग्जांपल पे आ जाता हूँ दोबारा, आपको गाड़ी चलाना भी आती है, ठीक है। आप गाड़ी, जब तक आप गाड़ी को टर्न ऑन नहीं करेंगे गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन आप गाड़ी को, आपको गाड़ी चलाना आती है लेकिन गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही, वो एरर दे रही है ना। तो फिर तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो सबसे पहला काम, हमने इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। आजकल pH मीटर डिजिटल होते हैं तकरीबन, तो पहले हमने उसको pH मीटर को ऑन करना है। ऑन, जब वो ऑन हो जाएगा फिर हमने उसको ड्राइव करना है, फिर हमें वो रिज़ल्ट देगा। अब हमारी लैब के अंदर ggplot2 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब ggplot2 को एक्टिवेट करना है, टर्न ऑन करना है। तो यहाँ पे मुझे कौन बताएगा जल्दी से, टर्न ऑन करने के लिए हमने कौन सा कोड यूज़ करना है? लाइब्रेरी। चलें जी, हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। ये तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ रन करें। यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी। जैसे देखिए मैंने लाइब्रेरी लिखा तो उसने हमें सजेशन दे दी। इस सजेशन में से फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ये बार बार में दे रहा है बेस,
ये बेस का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी। अब ये इसने दे दिया लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लाइब्रेरी में जीजी प्लॉट। देखिए मैंने प्लॉट लिखा, अब इसने मुझे सजेशन दे दी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है। आपके पास ये वार्निंग नहीं आ रही होंगी, पता है क्यों? ये नीचे एक मैसेज आया है, ये वार्निंग, पैकेज ggplot2 वाज बिल्ड अंडर आर वर्जन 4.3.2। ये कह रहा है जी ये जो ggplot2 है ये अपडेट हो चुका हुआ है, और आपके पास अभी जो वर्जन है ये देखिए मेरे पास आ रहा है 4.3.1। मेरे पास ये पुराना वर्जन आ रहा है। इट्स मीन कि मुझे भी इस वर्जन को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप लोगों को आई थिंक मैंने 4.3.2 इंस्टॉल करवाया था। यहाँ पे चेक करें कंसोल में तमाम पार्टिसिपेंट, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 4.3.2 आ रहा है, या आपके पास भी 1 आ रहा है। ये कंसोल के नीचे ये आर का मोनोग्राम बना हुआ है, इस मोनोग्राम के साथ ये देखें आर 4.3.1। हाँ, तो आप जिन लोगों के पास ये 4.3.1 आ रहा है वो आर को आर क्रैन से दोबारा इंस्टॉल करेंगे। और हाँ, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 4.3.2 ये इनका रिलीज़ हो चुका है, तो लिहाजा हमें इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी हमारा ये काम करेगा, तो हम इसको अगेन रन करेंगे तो ये हमें एरर आई थिंक नहीं दे। अब इसने रन नहीं दिया, ठीक है, वार्निंग नहीं दी। ये जस्ट हमें बताने के लिए, हमें याद कराने के लिए कि इसका नया वर्जन आ चुका हुआ है, तो आप इसको दोबारा डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। तो डाउनलोडिंग का तरीका भी आपको आता है, इंस्टॉल करने का तरीका भी आता है। तो आपने क्लास के बाद या कल किसी भी टाइम इसको जो है वो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया। अब अगर अगेन आप इसको लाइब्रेरी करेंगे तो आपके पास नीचे लाइब्रेरी लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आपकी तरफ से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। एक बैच था हमारा, बैच नंबर 3, उसमें मोस्टली जो थे हमारे पास स्टूडेंट्स थे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उनकी तरफ से ना, कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइब्रेरी हो, ये एक्टिव हो गया है कि नहीं हुआ। ये उनका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आंसर देने लगा हूँ। सर आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आर जो है, सॉरी ये जो हमने कोड रन किया है ये रन हो चुका है या नहीं हुआ। अगर तो सेम टू सेम आपका कोड जो है ना इसी तरह कॉपी हुआ नीचे आ गया, जिस तरह ये लिखा हुआ है सेम कोड इसी तरह कॉपी हुआ नीचे आ गया ना, जिस तरह ये मेरे पास नीचे आया है, और कोई एरर कोई वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब ये है कि हमारा कोड जो है ये रन हो चुका है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास असलम ज़ेब साहब का क्वेश्चन था कि उन्होंने प्लॉट ड्रा करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो हमारे पास प्लॉट ड्रा करना है वो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो प्लॉट ड्रा करने के लिए हमने दो पैकेजेस, दो फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ पैकेजेस क्या हैं और फंक्शन क्या हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बट पैकेजेस की तो हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस क्या हैं। पैकेजेस का हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट है फंक्शंस। एक पैकेज जितने काम कर सकता है वो उसके फंक्शन हैं। मसलन मोबाइल फ़ोन से हम कॉल कर सकते हैं,
पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यानी जितने काम उसे हम कर सकते हैं ना वो उसके फंक्शन हैं। इसी तरह पैकेजेस से हम जितने काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं। जैसे ggplot2 है, ये एक पैकेज है। इस ggplot2 को यूज़ करते हुए हम जितने काम कर सकते हैं उन तमाम को हम बोलते हैं ये इसके फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैं ggplot2 पे क्लिक करूँ, ये जितनी एक लिस्ट मेरे पास शो हुई है, ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन है। ये एस्थेटिक है, ये एस्थेटिक कलर फिल है, एस्थेटिक इवल है, ठीक है, एस्थेटिक ग्रुप ऑर्डर, ये सारे फंक्शन हैं इसके। ये तमाम काम हम कर सकते हैं ggplot2 को यूज़ करते हुए। अब जो ये देखें, हर फंक्शन का डिफरेंट काम है। अब प्लॉट बनाने के लिए हम दो फंक्शन यूज़ करते हैं ggplot के मोस्टली। फॉर प्लॉट दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक को हम बोलते हैं ggplot और दूसरे फंक्शन का नाम है qplot। ये दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक का नाम है ggplot और एक का नाम है qplot। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है फंक्शन और पैकेजेस के बारे में, और ग्राफ बनाने के लिए कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो पैकेजेस, दो फंक्शन यूज़ होते हैं। एक हम बोलते हैं ggplot और एक को बोलते हैं qplot। जी, यहाँ तक अगर तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है तो आज की क्लास जो हम यहीं तक रखेंगे। अब कुछ चीज़ें में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ से थोड़ा सा अब कोडिंग शुरू होने वाली है तो मे भी जो है टाइम हमारे पास पीछे 15 मिनट बचे हैं, तो उसमें हमारी कोडिंग सारी कंप्लीट ना हो पाए, हम उसको अच्छी तरह समझ ना पाएँ। तो मैं जस्ट इसको यहीं पे जो है वो आज एंड करना चाह रहा हूँ, ताकि आप जो हैं वो आसानी से इसको समझें, मुश्किल में ना पड़ें। यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस बैच में हमारे पास चाइना से भी लोग हैं, तो उनके पास अभी आई थिंक कि रात का 1 बजा हुआ होगा, और बड़ी हिम्मत है उन लोगों की जो रात को 1 बजे जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम इस टाइम को 7 to 9 कर लें, ताकि उनका भी 1 घंटा पीछे हो जाए, क्योंकि अभी 7 जो हैं काफ़ी लेट होते हैं, सर्दियाँ हैं, तो आई थिंक किसी को इशू नहीं होगा, और जो हमारे पास चाइना वाले पार्टिसिपेंट हैं वो भी इजीली जो हैं वो क्लास अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया डॉक्टर नईम साहब का कि ग्राफ डज ggplot एंड qplot। हाँ सर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, प्रेयर टाइम आपका हमारे यहाँ पे जो है वो टाइम है 6:45 पे हो रही है आजकल। 6:45 पे अजान होती है और 7 बजे जमात होती है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे टाइमिंग आ गया, नमाज का आ गया इशू है। ठीक है, फिर हम 7:30 अगर इसको कर लेते हैं तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ टाइम जो है हमारे पास बच जाएगा। नॉट पॉसिबल। चलें ठीक है, हम यही टाइम रखते हैं 8 से 10। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आया वो क्लियर कर दूँ कि
जीजी प्लाट से कौन से ग्राफ बनेंगे और क्यू प्लाट से कौन से ग्राफ बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यू प्लाट होता है क्विक प्लाट, क्यू से क्विक, फ़ौरन, जल्दी। जिस तरह अभी असलम ज़ेब साहब अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए थे, इनके पास एक एक्सेल की फ़ाइल थी। ये कहते हैं कि ये मेरे पास एमफिल का डाटा है, मैं इस पर पेपर लिखना चाह रहा हूँ। तो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं फ़ौरन से इस पे ना ग्राफ बना के लाएं, मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई वैल्यू ऐसी है जिस पे पेपर लिखा जा सके। तो आपके सुपरवाइज़र जस्ट ग्राफ को देखने के लिए, अपनी डिसीजन के लिए फ़ौरन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, क्विक प्लाट मीन कि आपको फ़ौरन से प्लाट दे देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिक। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं होगी, एचडी क्वालिटी में ये नहीं होगा, इसमें ऑप्शन कम होंगे आपके पास एडिट करने के लिए, ठीक है। यानी ये जस्ट उस वक्त यूज़ होगा जब आप जिसे ना रफ़ तौर पे आप प्लाट बनाना चाह रहे हैं, जस्ट देखने के लिए कि आपके डाटा सेट में कोई वेरिएशन है या नहीं है, तो आप क्यू प्लाट को यूज़ करेंगे, यानी ये आपको बहुत जल्दी प्लाट बना के दे देगा। दूसरी तरफ है जीजी प्लाट 2। जीजी प्लाट कहते हैं ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। जीजी क्या है, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, आगे प्लाट, जीजी का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। यहाँ पे हम ग्राफिक्स को इन्वॉल्व करेंगे और हमें हाई क्वालिटी का प्लाट जो है वो मिलेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं जीजी प्लाट में, ठीक है। तो जब भी हमने पब्लिकेशन के लिए, थीसिस के लिए, रिसर्च के लिए या कहीं भेजने के लिए जो प्लाट ड्रा करना है वो हमने जीजी प्लाट 2 को ही यूज़ करके बनाना है। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप जस्ट डाटा को व्यू करना चाह रहे हैं, अपने डाटे को, उसको पब्लिकेशन के लिए भेजना नहीं चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जस्ट मैं 5-10 मिनट में रफ सा प्लाट बनाऊँ और उसको देख लूँ, तो आप क्यू प्लाट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जीजी प्लाट पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यू प्लाट पे जस्ट एक लाइन का स्क्रिप्ट है, आपके पास प्लाट आ जाता है, ठीक है। जबकि क्यू प्लाट पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो होती है प्लाट की वो अच्छी होती है। इसके जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, जो यहाँ पे हमारे पास सीनियर्स लोग हैं उनको आइडिया होगा कि अक्सर रिव्यूअर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन होता है कि आपकी जो इमेज है ये क्वालिटी की इमेज नहीं है, इसको जब जूम करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, या इसका जो टेक्स्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, वो नॉन रीडेबल हो जाता है। आप में से किसी को इस तरह का कोई कमेंट्स कभी आया हो रिव्यूअर की तरफ से? ग्राफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लाट जो है वो उसके पिक्सल वगैरह फट जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए जीजी प्लाट 2 यूज़ किया जाता है। ये आपको हाई क्वालिटी में प्लाट को सेव करके देता है, आप उस प्लाट को जितना मर्ज़ी जूम आउट कर लें वो जो है उसके पिक्सल ख़राब नहीं होते। दूसरी तरफ जब आप प्लाट बनाते हैं, आपने देखा होगा एक्सेल में या SPSS में या किसी और सॉफ्टवेयर में प्लाट बनाते हैं, और जब उसको हम वर्ड में पेस्ट करते हैं तो हम कभी एक कोने से पकड़ के उसको दूसरी तरफ घसीट रहे होते हैं, कभी हम ऊपर से नीचे घसीट रहे होते हैं, कभी वो लेंथ वाइज उसकी शेप ख़राब हो जाती है, कभी विड्थ वाइज उसकी शेप ख़राब हो जाती है। हम उसको सेट करने की कोशिश में घंटा आधा घंटा लगा देते हैं। कभी हुआ इस तरह आपके साथ? यानी आपने एक्सेल में प्लाट बनाया, ग्राफ बनाया, उसको वर्ड पे ले गए और फिर उसका कान पकड़ के उसको जो है ना वो सेट करना शुरू हो गए। जीजी प्लाट 2 आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको ये पब्लिकेशन रेडी प्लाट बना के देते हैं। आपने इसको डायरेक्शन दे देनी है कि डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि मुझे इतनी डिस्क्रिप्शन का, उसकी लेंथ इतनी हो, उसकी हाइट इतनी हो, उसकी एचडी हो इतनी हो, ठीक है। तो वो उसके मुताबिक आपको जो है ना वो प्लाट बना के दे देते हैं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन था डॉक्टर नईम साहब का। जी सर, डॉक्टर नईम साहब काइंडली क्लियर हुआ कि हमने क्यू प्लाट कब यूज़ करना है और जीजी प्लाट कब यूज़ करना है।
बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। जस्ट मैं तकरीबन 2-3 ट्रेनिंग सेशन के बाद छोटा सा रिव्यू लेता हूँ पार्टिसिपेंट का, कि जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड हुआ वो आपका कैसा रहा, और आपकी कोई सुजेशंस हो, क्योंकि आपने सीखना है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी विल के मुताबिक आपको सिखाया जाए। तो जस्ट एक दो पार्टिसिपेंट से जस्ट रिक्वेस्ट होगी कि वो इसमें कोई सुजेशंस ऐड करना चाहते हो, या कोई चीज़ अच्छी लगी, या अगर कोई चीज़ इस तरह नहीं समझना चाह रहे, तो काइंडली जो है वो जस्ट कोई पार्टिसिपेंट हैंड रेज़ करे जो कुछ कहना चाहते हैं, ताकि मुझे जो है जस्ट मैं अपनी तसल्ली के लिए जो है ना वो रिव्यू लेता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ आप तक, वो आप तक पहुँच रहा है या नहीं। जी, एनीवन, कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली जो कहना चाहे, या सुजेशंस हों आपकी तरफ से कोई टाइम के अलावा। किसी की तरफ से कोई सुजेशन नहीं आई। चलें, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब जो हैं ये सब में सीनियर हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि काइंडली अगर कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेनिंग के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, तो बिला झिझक आप मुझे कुछ कह सकते हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मेरा जी 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 सर, जी सर, बोलें बोलें। मेरे जहन से निकल गई ये बात, आप बताएं सर। मैं पता नहीं क्या कहना चाह रहा। जी जी सर। जी सर, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल 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 सर, असल चीज़ यही है कि हमने प्रॉब्लम सीखनी है ना। देखें, गाड़ी चलाना, आप किसी बच्चे को भी बिठा दें और ग्राउंड में उसको प्रैक्टिस करा दें तो वो गाड़ी को चलाना सीख लेगा, लेकिन रोड पे आके कौन से मसाइल हैं, गाड़ी को कैसे हैंडल करना है, असल चीज़ वो होती है वो सीखना ना। तो मेरी कोशिश है कि जो है ना वो तमाम पार्टिसिपेंट को यानी बेसिक लेवल से वो चीज़ें सारी सिखाऊं जो उनकी बाद की रिक्वायरमेंट है। जी सर, बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि अक्सर जो है ना ये लोगों ने बहुत बर्डन बनाया होता है कि आर तो हमें आ ही नहीं सकती, आर तो हमें आ ही नहीं सकती। आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में किसी से डिस्कस कर ले, कहते हैं आर इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, वो तो हमारा काम ही नहीं है, वो तो हमसे बहुत मुश्किल है, वो तो हमसे नहीं सीखनी होगी, हमारे बच्चों को नहीं आएगी वो। हालांकि वो इतनी मुश्किल नहीं है। अभी आप जस्ट देखें, आई थिंक कि आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो आई थिंक कि मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तमाम लोग जो हैं वो कंटिन्यू रन कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस यहाँ तक तो आई थिंक कोई बंदा जो है ना वो नहीं अड़ा, सारे जो हैं वो स्मूथली चल रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है बिल्कुल। और सर, अच्छा सर, कोई सुजेशन आपकी, क्योंकि आप टीचिंग में काफ़ी अरसे से हैं, सीनियर हैं, तो जस्ट कुछ चीज़ें जो आपने नोट की हों जिनको होना चाहिए, जो मैं अभी नहीं कर रहा। जी जी
ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे बहुत मुश्किल है ना, मैं अक्सर अक्सर ये मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना, ये जब ट्रेनिंग शुरू की मैंने 2019 में पहली ट्रेनिंग अटेंड की आर की। तो ये निगाह में हुई थी NARC में ना, इस्लामाबाद। और मुझे याद है दिसंबर का मौसम था और मैं अपने सुपरवाइज़र के साथ गया था, और सर्दी धुंध बिल्कुल ना। तो उस वक़्त फ़ीस थी इसकी 5,000 रुपया एक दिन की। 1 डे फीस थी 5,000। तो हमने ट्रेनिंग अटेंड की, और एट द एंड जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई ना, तो मुझे याद है कि मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट था उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं था पता अरकान आर क्या होता है। बिल्कुल। तो फिर जब मैं घर आया तो घर आके देखा कि मैंने लैपटॉप है ना इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो इंस्टॉल ही ना हुआ मुझसे ना। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं अपने वो रिसर्च में लग गया। फिर जब मुझे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी ना, तो फिर मैंने कहा जी मैंने सारे एनालिसिस आर पे करने हैं। तो सर ने कहा नहीं आप ऐसा करें, टाइम ज़ाया करेंगे, आर को छोड़ें, बहुत मुश्किल है, वो नहीं समझ आएगी आपको ना। आप ये मिनी टैब और SSP पे कर लें। मैंने कहा नहीं सर, अब मैंने आर पे ही करने हैं सारे एनालिसिस। तो वो फिर मैंने खुद सीखा, फिर बल्कि कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि वो एक्चुअली करवाते थे स्टैट वाले या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उनकी जो टर्म्स होती है ना, टर्म्स, अब देखिए मैंने ये जो पैकेज आपको ना ये जैसे इंस्ट्रूमेंट समझाया, तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताते हैं। वेरिएबल्स को वो पता नहीं किस तरह से डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारे बच्चों को और हमें जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही होती कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फिर वो मैंने कहा जी इसको थोड़ा सा आसान करके ना बायो की ज़ुबान में समझाया जाए। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। बिल्कुल। हाँ, वो मैं रिवाइज़ करता हूँ, आज भी मैंने रिवाइज़ किया था। और इसके साथ जो है ना असल हाँ एक पर्पस होता है कि वीडियो शेयर करना ना, वो वीडियो जब शेयर हो जाती है ना, तो वीडियो को देख के आपका अगर 10 मिनट पहले आप वो वीडियो देख लें ना, आधा घंटा पहले भी वीडियो देख लें, तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी सर। कल की टाइमिंग है 8:10 से 12, सुबह 10 से 12 इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, और स्पेशली डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब का। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।